हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं आपकी साइंस की तैयारी का परखने का एक और मौका लेकर, एक और चांस लेकर। ठीक है, पिछले 2 वीडियो में हमने 10-10 जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो अपन ने पढ़े और उनके हिसाब से अपनी तैयारी को जांचा। आज फिर अपन शुरू करते हैं अपने इस 10 क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी स्टूडेंट जुड़े फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा LSD का पूरा नाम क्या है? LSD का पूरा नाम क्या है? LSD का पूरा नाम क्या है, बताइए फटाफट। LSD का पूरा नाम क्या है? देखिए, LSD का पूरा नाम क्या है, तो बताइए फटाफट। LSD का पूरा नाम है, इसका आंसर है अपना लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलएमाइड। ये लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलएमाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LSD का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो पहले सवाल का अपना आंसर हुआ लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलएमाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नारू रोग का रोग जनक कौन सा है? पहले लेसन की बात है। देखिए, पहले लेसन में जो पानी के दुष्प्रभाव में अपन ने पढ़ा है नारू रोग के बारे में। ठीक है, तो नारू रोग का रोग जनक है क्या है? वो एक जीवाणु है, वो एक कृमि है, वो एक विषाणु है, या वो एक प्रोटोजोआ है? बताइए फटाफट। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए। तो देखिए, नारू रोग का जो रोग जनक है वो एक नारू रोग का रोग जनक है, वो है कृमि। नारू रोग का रोग जनक है वो एक कृमि है। क्या है? कृमि है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, देखिए, जिसका नाम है, इस कृमि का नाम क्या है? ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस। क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस। क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस, ये इसका नाम है। किसका? नारू रोग के रोग जनक का। ये 2 साल पहले सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाले तत्वों का जोड़ा कौन सा है इनमें से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, या कार्बोहाइड्रेट वसा? बताइए फटाफट। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं कौन? बनाते हैं हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन बनाते हैं? फटाफट बताइए। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं हमारे, देखिए, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं हमारे कैल्शियम और
फास्फोरस। कौन? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर हमारी हड्डियां बनी हो। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है आज का अपना। जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे कहते हैं, एक जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके व्युत्क्रम संकरण, ब है टेस्ट संकरण या जिसे हिंदी में परीक्षण संकरण कहते हैं, तीसरा है संकर पूर्व संकरण या उपरोक्त सभी। बताइए फटाफट बच्चों, मैंने ये आपको अच्छे से समझाया है। F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे कहते हैं, F1 पीढ़ी का संकरण जब किसी एक संकरण से करवाया जाता है तो एक जनक से करवाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं संकर पूर्वज संकरण, किसी भी एक से। ठीक है, यह है नर, एक तरफ अपन ने रखा था मादा। ठीक है, इनका संकरण करवाने से जो भी अपन को पौधे प्राप्त हुए उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। इस F1 पीढ़ी का संकरण इन दोनों में से, F1 पीढ़ी में जो भी पौधे अपन को प्राप्त हुए उन पौधों का संकरण इन दोनों में से, नर या मादा में से किसी एक के साथ अपन करवाते हैं तो उसे अपन संकर पूर्व संकरण कहते हैं। टेस्ट संकरण, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं कि F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए उनमें से उन पादपों का संकरण उस जनक से करवाया जाता है जो अप्रभावी हो, वो टेस्ट संकरण। व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं? पहले तो A और B, इस A पौधे को पहली बार नर लिया, B को मादा लिया, अगली बार संकरण करवाया तो इसको मादा और इसको क्या लें? नर। तो ये उल्टा हो गया, उल्टा होने के कारण इसको व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए अगला है, रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? ध्यान रखना, नहीं पाई जाती हैं। ये कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और जल्दबाजी में हम इस नहीं को पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, और सवाल हमें इस प्रकार से लगता है कि रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो एग्ज़ाम सवाल देने वाला होता है उसको भी पता होता है कि बच्चे कहाँ गलती करेंगे, तो उस गलती के लिए ही वो पहला ही आंसर देता है जो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लाल रक्त कणिका, ठीक है, ये पाई जाती है। लेकिन और हम क्या देखते हैं, अच्छा लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, हमने नहीं तो पढ़ा ही नहीं ऊपर क्वेश्चन में, हम इसको लाल रक्त कणिकाओं को क्या करेंगे, राइट करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं। ठीक है, बताइए कौन सी नहीं पाई जाती, ये हमें बताना है। बताइए फटाफट फटाफट बताइए कौन सी नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर है द उपकला कोशिकाएं। बाकी ये लाल रक्त कणिकाएं जिसे अपन आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे अपन डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये सब पाई जाती हैं। बिट्टा लसिका कोशिकाएं रक्त में पाई जाती है। आप बोलोगे सर कहाँ होती है, तो हमारा जो चौथा लेसन है जिसमें अपन ने प्रतिजन की परिभाषा पढ़ी थी, जो बिट्टा लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदल देती हैं, तो वो रक्त में पाई जाती है तभी बदलती है। चौथे पार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और 2 साल पहले पूछा गया सवाल अगला है हमारा, माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी हैं? माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं? प्रतिरक्षियाँ टोटल 5 प्रकार की होती है, उसमें से माँ के दूध के अंदर कौन सी पाई जाती है? IgA, IgM, IgD या IgG? बताइए फटाफट इनमें से कौन सी पाई जाती हैं? IgG, IgM, IgD या IgA? तो देखिए, माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है वो है IgA। कौन सी? IgA। अगला है, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? नहीं है, फिर से एक बार सवाल है यहाँ पर,
नहीं का ध्यान देना, नहीं का नहीं है बतानी है, जो है वो नहीं बतानी है। फटाफट बताइए, देखिए फटाफट जल्दी से आंसर दो। लार ग्रंथि नहीं है तो देखिए कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। पाचन तंत्र के अंदर ये तीनों ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये नहीं पाई जाती है, यह नहीं पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है और ये अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, ठीक है। 8वां है विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? कौन सी गैस देता है? बताइए फटाफट। छठे पार्ट का ये क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में जो लवण हैं उनका। देखिए विरंजक चूर्ण वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? H2O2, Cl2 या CO2? बताइए बड़ा। देखिए विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? कौन बताए फटाफट। तो विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। क्योंकि ये वायु में उपस्थित हाइड्रोजन या नमी के साथ क्रिया करके, ठीक है, HCl बना लेते हैं। आगे देखिए अगला सवाल है 2Mg + O2 = 2MgO, अर्थात एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है, इस अभिक्रिया में इस मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है वो बताना है। ऑक्सीकृत हो रही है, ये अपचयित हो रही है, अपघटित हो रही है या विस्थापित हो रही है? बताइए। दूसरा पदार्थ देखिए, बताइए फटाफट आंसर। दूसरी चीज क्या है उसको देखिए और याद करिए अभिक्रियाओं वाले लेसन को। एक अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, अंतर में लेकर अपन ने वो अभिक्रिया पढ़ी थी। फटाफट बताइए। देखिए यहां पर है मैग्नीशियम धातु, यहां पर है मैग्नीशियम धातु, ठीक है, यहां पर है मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु। उस मैग्नीशियम धातु के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और तो अब ये मैग्नीशियम में जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए मैग्नीशियम धातु का हो रहा है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत, ठीक है। अगला और हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा, कैसा? वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व उल्टा तथा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। दोनों में से बताइए, चारों में से बताइए कौन सा आंसर है? फटाफट जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है आभासी व सीधा, सॉरी हाँ, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक व उल्टा बनता है वो तो बनता है हमारे अवतल दर्पण से, ठीक है। वास्तविक और सीधा बनता है वो हमारे बनता है समतल दर्पण से। किससे? समतल दर्पण से।
तो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, वो आभासी व सीधा बनता है। तो इसी के साथ हमारे आज के जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये उपयोगी होंगे और आपके होने वाले भविष्य के एग्ज़ाम में इनमें से जो क्वेश्चन देखने को आपको अपने पेपर में मिलेंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर एक बार नए अच्छे और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक